नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो दास्तान चैनल पर, जहां हम आपको बेहतरीन कहानियों और उपन्यासों का सार सरल और दिलचस्प अंदाज में सुनाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो प्रेम, त्याग और इंसानी भावनाओं की गहराई को छूती है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच्चे प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि अपने प्रियजन की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखना है। तो आइए इस खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली दास्तान को सुनना शुरू करते हैं। इलाहाबाद का शांत और साहित्यिक वातावरण, जहां हर गली अपने में एक कहानी छुपाए हुए थी, वहीं चंद्र नाम का एक साधारण युवक रहता था। चंद्र एक गंभीर स्वभाव का व्यक्ति था, जो अपनी जिम्मेदारियों और खुद से किए वादों में उलझा हुआ था। उसके प्रोफेसर शुक्ला जी का घर उसका दूसरा घर जैसा था। चंद्र उनके घर पर काफी समय बिताया करता था और वहां का हर कोना उसे अपनापन देता था। शुक्ला जी की बेटी सुधा, जो मासूमियत और चंचलता की प्रतिमूर्ति थी, चंद्र के जीवन में एक ताजगी की तरह थी। सुधा और चंद्र की उम्र में कुछ सालों का अंतर था, लेकिन उनकी दोस्ती में यह कभी बाधा नहीं बनी। सुधा ने अपने सरल और हंसमुख स्वभाव से चंद्र के गंभीर व्यक्तित्व में भी मुस्कान ला दी थी। शुरुआत में चंदर और सुधा का रिश्ता केवल एक बड़े भाई और छोटी बहन जैसा था। चंदर सुधा को हमेशा स्नेह और देखभाल से देखता था। सुधा भी चंदर को अपने सबसे करीबी दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में मानती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी यह मित्रता एक अनजाने रिश्ते में बदलने लगी। सुधा अक्सर चंदर से कहती, चंदर भैया, आप इतने गहरे विचार क्यों करते हैं? कभी तो मजाक किया करो। चंदर उसकी बातों पर मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर छुपा रहता। वह सुधा के प्रति अपने मन में पनप रही भावनाओं को समझ नहीं पाता था। सुधा के मासूम सवाल हमेशा चंदर को उलझन में डाल देते थे। एक दिन सुधा ने अचानक पूछा, चंदर भैया, अगर मैं किसी को पसंद करने लगूं तो क्या आप मुझसे नाराज होंगे? चंदर ने हंसते हुए जवाब दिया, नाराज क्यों? तुमसे नाराज होना तो भगवान ने भी मना किया होगा, लेकिन तुम जिसे पसंद करो वह तुम्हारे काबिल हो, यही देखूंगा। सुधा ने उसकी बात पर मुस्कुराकर कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें ही पसंद करती हूं। यह सुनकर चंदर हक्का बक्का रह गया। वह इस बात को मजाक समझकर टाल गया, लेकिन सुधा की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। समाज के बनावटी नियम और सुधा के पिता की प्रतिष्ठा चंद्र को हमेशा उसके कर्तव्यों की याद दिलाते थे। वह जानता था कि सुधा से जुड़ने का मतलब केवल समाज से लड़ाई नहीं, बल्कि शुक्ला जी की इज्जत को भी ठेस पहुंचाना था। एक दिन चंद्र ने सुधा से कहा, सुधा, तुम्हें पता है ना, हमारा रिश्ता समाज की नजर में कैसा दिखेगा? तुम मेरी बहन जैसी हो और यही सही है। सुधा ने चुपचाप उसकी बात सुन ली, लेकिन उसका दिल टूट गया। वह जानती थी कि चंदर उससे प्यार करता है, लेकिन वह समाज और जिम्मेदारियों के तले दबा हुआ था। शुक्ला जी ने एक दिन घर पर सुधा की शादी की बात चलाई। जब यह बात चंदर को पता चली तो वह अंदर से टूट गया। उसने सुधा से इस बारे में बात करने की कोशिश की। चंदर, सुधा, तुम इस शादी से खुश हो? सुधा, खुश? मेरी खुशी तो वही है जहां तुम हो, लेकिन पापा का फैसला ही मेरी किस्मत है। यह सुनकर चंदर कुछ भी बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। सुधा की शादी के दिन चंदर ने खुद को बेहद मजबूत दिखाया। उसने सुधा को शादी के मंडप तक ले जाने में मदद की। जब उसने सुधा को दूल्हे के पास बैठाया तो उसके दिल में एक तूफान चल रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। सुधा ने मंडप से चंदर की ओर देखा। उसकी आंखों में केवल एक सवाल था, क्या यह विदाई हमेशा के लिए है? चंदर ने उसकी आंखों का जवाब नहीं दिया। वह खामोश खड़ा रहा और सुधा को विदा होते हुए देखता रहा। सुधा की शादी के बाद चंदर की जिंदगी जैसे खाली हो गई थी। उसने खुद को पूरी तरह काम में डुबा लिया, लेकिन सुधा की यादें उसे हर पल तड़पाती थी। वह अक्सर अपने आप से कहता, क्या मैं गलत था? क्या मैंने सुधा को खोने से बचाने के लिए कुछ नहीं किया? लेकिन फिर वह अपने कर्तव्यों को याद करता और खुद को समझाता, सुधा की खुशी ही मेरी खुशी है। अगर उसने मुझे छोड़ा है तो यह मेरी ही गलती है। सुधा की विदाई के बाद चंद्र के लिए इलाहाबाद की हर गली, हर कोना वीरान हो गया था।
जिस घर में वह सुधा की खिलखिलाहट सुना करता था, अब वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। चंदर ने खुद को पढ़ाई और काम में व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन सुधा की यादें हमेशा उसके आसपास घूमती रहती थी। शादी के बाद जब सुधा ससुराल चली गई, तो चंदन ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने सोचा कि सुधा अब अपने नए जीवन में खुश होगी, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा यह मानने को तैयार नहीं था। एक बार चंदर ने सुधा के पिता प्रोफेसर शुक्ला जी से बात करते हुए कहा, सर, सुधा की शादी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वो खुश तो है? शुक्ला जी ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, चंदर, वह अब हमारे घर की बेटी नहीं रही। उसकी खुशी उसके ससुराल में है। तुम इन बातों को सोचकर अपने भविष्य को खराब मत करो। चंदन ने सिर हिलाकर सहमति तो जताई, लेकिन अंदर से वह टूट गया। उसे हमेशा यह लगता रहा कि सुधा की खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन वह खुद था। सुधा का ससुराल भले ही भव्य था, लेकिन वहां का माहौल उसके लिए अजनबी था। उसकी सास और ननद उसे हमेशा ये एहसास दिलाती थीं कि वह एक साधारण परिवार से आई है। सुधा, जो हमेशा चंचल और खुशमिजाज रहती थी, अब खामोश और गुमसुम सी हो गई थी। एक दिन सुधा ने अपने पति से कहा, मैं यहाँ अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ। क्या आप मुझसे कुछ समय के लिए बात कर सकते हैं? उसका पति, जो अपने काम में व्यस्त था, ने जवाब दिया, सुधा, मैं तुम्हें यह सब सोचने के लिए यहाँ नहीं लाया। तुम्हें मेरी माँ और बहन के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। सुधा को यह एहसास होने लगा कि उसका यह रिश्ता केवल एक सामाजिक समझौता है। वह अक्सर चंदर को याद करती और सोचती कि अगर चंदर ने उसे रोक लिया होता, तो उसकी जिंदगी शायद कुछ और होती। चंदर ने सुधा से दूर होने के गम को भूलने के लिए खुद को समाज सेवा में लगा लिया। वह इलाहाबाद के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। वह अपने जीवन को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल बार बार उसे सुधा की याद दिलाता। उसने कई बार सुधा को पत्र लिखने की सोची, लेकिन हर बार उसने खुद को रोक लिया। वह जानता था कि सुधा अब किसी और की पत्नी है और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कुछ महीनों बाद एक दिन चंदर को सुधा का पत्र मिला। उसमें लिखा था, चंदर, तुम्हें याद है जब मैं इलाहाबाद में थी तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हूं। आज मैं तुमसे पूछती हूं, क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ इलाहाबाद तक सीमित थी? यहाँ ससुराल में मैं खुश नहीं हूँ। मुझे यहाँ कोई नहीं समझता। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर तुमने मुझे रोक लिया होता, तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। तुम्हारी सुधा। यह पत्र पढ़कर चंदर का दिल भारी हो गया। वह तुरंत सुधा से मिलने की योजना बनाने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को रोका। उसने सोचा कि अगर वह सुधा से मिलने गया तो समाज उसे गलत समझेगा। कई दिनों तक पत्र का जवाब न मिलने पर सुधा ने खुद इलाहाबाद आने का फैसला किया। जब वह चंदर के पास पहुंची, तो चंदर ने उसे देखकर खुद को संभाला और कहा, सुधा, यहां आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अपने ससुराल में रहना चाहिए था। सुधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चंदर, मैं यहाँ खुद को नहीं, बल्कि तुम्हें देखने आई हूं। तुम कैसे हो ये जानना चाहती हूँ। चंदर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा, तुम्हारे पति और परिवार ने तुम्हें आने दिया? सुधा ने उदास होकर कहा, वे नहीं जानते। मैं यहाँ केवल कुछ समय के लिए आई हूँ। चंदर ने सुधा को समझाने की कोशिश की कि उसे अपने ससुराल लौट जाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए, लेकिन सुधा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, चंदर, क्या यह रिश्ता सच में इतना कमजोर था कि तुमने इसे कभी बचाने की कोशिश नहीं की? चंदर खामोश हो गया। वह जानता था कि सुधा सही कह रही थी, लेकिन वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। सुधा ने आखिरकार चंदर की बात मानकर अपने ससुराल लौटने का फैसला किया। जाने से पहले उसने चंदर से कहा, चंदर, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन यह मत सोचो कि मैं तुम्हें कभी भूल पाऊंगी। चंदर ने उसे विदा करते हुए कहा, सुधा, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। बस ये जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, भले ही दूर से। सुधा के जाने के बाद चंदर ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उसने अपने दिल से सुधा की यादों को भुलाने की कोशिश की और अपनी ऊर्जा को समाज सेवा में लगा दिया। चंदर ने खुद से एक वादा किया, अगर मुझे प्यार मिला तो मैं उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाऊंगा। सुधा मेरे दिल में हमेशा रहेगी, लेकिन मैं अब उससे आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा।
सुधा और चंदर की विदाई के बाद समय की रफ्तार ने दोनों की जिंदगियों में गहरा असर डाला। सुधा अपने ससुराल में एक जिम्मेदार बहू और पत्नी बनने की कोशिश कर रही थी, जबकि चंदर खुद को सुधा की यादों से बाहर निकालने के लिए एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। सुधा के ससुराल में दिन एक जैसे और उबाऊ थे। उसकी सास उसे हर दिन यह एहसास दिलाती थी कि वह इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। सुधा का पति, जो शुरू से ही एक ठंडा और व्यस्त स्वभाव का था, उसे भावनात्मक सहारा देने में असफल रहा। एक दिन सुधा ने अपने पति से कहा, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन हर बार आप मुझे नजरअंदाज कर देते हैं। क्या हमारी शादी का मतलब यही है? उसका पति बिना सुधा की आंखों में देखे बोला, सुधा, मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूं, समाज में मान सम्मान धन दौलत। अगर ये काफी नहीं है तो मुझे नहीं पता तुम्हें और क्या चाहिए। सुधा के लिए यह बात दिल तोड़ने वाली थी। वह एक ऐसी शादी में बंधी थी जिसमें प्यार और अपनापन नाम मात्र के थे। वह अकेलेपन के भंवर में डूबती जा रही थी। दूसरी तरफ चंदर ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश की। उसने समाज सेवा के कार्यों में खुद को पूरी तरह डुबो दिया। वह गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों में हिस्सा लेने लगा। हालांकि उसके दिल के किसी कोने में सुधा की यादें अब भी बसी थीं। चंदर कभी कभी उन जगहों पर जाता जहां वह और सुधा साथ समय बिताया करते थे। वह खुद से कहता, शायद मैं सुधा को भूल नहीं सकता, लेकिन यह भी सच है कि उसे खुश देखना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। कई महीनों के बाद एक दिन चंदर को सुधा का दूसरा पत्र मिला। उसमें लिखा था, चंदर, क्या तुम्हें कभी यह महसूस हुआ कि तुम्हारा कोई हिस्सा अधूरा है? मैं यहां हूं, इस घर की चार दीवारी में कैद, जहां मेरा कोई अपना नहीं है। मैं रोज तुम्हें याद करती हूं और सोचती हूं कि काश उस दिन तुमने मुझे जाने से रोक लिया होता। तुम्हारी सुधा। इस पत्र को पढ़कर चंद्र के दिल में तूफान उठ गया। वह चाहता था कि सुधा खुश रहे, लेकिन यह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी खुशी किसमें है। कुछ समय बाद सुधा ने अचानक चंदर के घर का दरवाजा खटखटाया। उसे देखकर चंदर हैरान रह गया। सुधा ने कहा, चंदर, मैं यहां तुम्हें देखने आई हूं। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। चंदर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और बोला, सुधा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये समाज तुम्हें और मुझे गलत समझेगा। सुधा ने जवाब दिया, समाज की परवाह कब से करने लगे तुमने हमेशा मुझे अपने फैसले खुद लेने के लिए प्रेरित किया, तो आज क्यों रोक रहे हो? चंदर के पास सुधा के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि सुधा सच कह रही है, लेकिन वह खुद को उससे दूर रखने के लिए मजबूर था। सुधा ने चंदर को अलविदा कहते हुए कहा, चंदर, मुझे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। चंदर ने उसे विदा करते हुए कहा, सुधा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, भले ही दूरी बनी रहे। सुधा वापस चली गई, लेकिन इस बार वह चंदर के जीवन में एक स्थायी खालीपन छोड़ गई। सुधा के जाने के बाद चंदर ने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा और अपने जीवन को सुधा की यादों से बाहर निकालूंगा। चंदर ने अपने समाज सेवा के कार्यों को और गहनता से करना शुरू कर दिया। उसने अपनी जिंदगी को दूसरों की मदद करने में लगा दिया, ताकि उसे अपनी अधूरी प्रेम कहानी का दर्द महसूस न हो। समय बीतने के साथ चंदर ने महसूस किया कि जिंदगी का असली मकसद अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। उसने सुधा की यादों को अपनी प्रेरणा बनाया और अपने समाज सेवा के कार्यों को एक मिशन के रूप में अपनाया। सुधा और चंद्र के रास्ते अलग हो चुके थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो जगह थी वह कभी खाली नहीं हुई। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर वे अतीत की परछाइयों से जूझते रहे। सुधा जब चंद्र से मिलने के बाद वापस अपने ससुराल पहुंची, तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। वह जान चुकी थी कि उसकी जिंदगी में जो खालीपन है वह कभी नहीं भर सकता, लेकिन अब वह इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार थी। सुधा ने खुद से कहा, अगर मुझे अपनी जिंदगी जीनी है तो मुझे अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। मैं अब किसी पर निर्भर नहीं रह सकती। सुधा ने अपने ससुराल में अपने कर्तव्यों को और भी ज्यादा ध्यान से निभाना शुरू कर दिया। उसने अपनी सास की हर बात को चुपचाप सहन किया और अपने पति के ठंडे व्यवहार को अपनी नियति मान लिया।
लेकिन उसके अंदर एक गहरी उदासी थी जिसे वह किसी से साझा नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ चंदर ने सुधा के बिना अपनी जिंदगी को नई दिशा देने की कोशिश की। वह समाज सेवा के कामों में इतना व्यस्त हो गया कि उसे अपने दुख का एहसास करने का समय ही नहीं मिला। एक दिन जब चंदर बच्चों को पढ़ा रहा था, एक बच्चा उससे पूछ बैठा, गुरुजी, क्या आप कभी उदास नहीं होते? क्या आपके जीवन में सब कुछ ठीक है? चंदर ने बच्चे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी में सब कुछ ठीक होना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। कुछ महीनों के बाद चंदर को सुधा का आखिरी पत्र मिला। उसमें लिखा था, चंदर, ये मेरा आखिरी पत्र है। मैं अब तुमसे कोई संपर्क नहीं रखूंगी। ये जान लो कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहे हो, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह स्वीकार कर चुकी हूं। मैं तुमसे बस यही चाहती हूं कि तुम भी खुश रहो और अपने जीवन को अपने तरीके से जियो। हम दोनों के लिए यही बेहतर है। तुम्हारी सुधा। इस पत्र ने चंदर के दिल को चीर कर रख दिया। उसने महसूस किया कि सुधा ने उसे हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है, लेकिन यह भी समझा कि यही उनकी कहानी का सही अंत था। चंदर ने सुधा के इस पत्र के बाद खुद को पूरी तरह बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने समाज सेवा के कार्यों को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। वह हर दिन खुद को याद दिलाता, मैंने सुधा को खो दिया है, लेकिन मैंने उसकी यादों को अपना सहारा बना लिया है। अब मैं अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करूंगा। सुधा और चंद्र की कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। उनकी मोहब्बत ने उन्हें तोड़ भी दिया और उन्हें मजबूत भी बनाया। दोनों ने एक दूसरे से अलग होकर अपनी अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश की। सुधा ने अपने ससुराल में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसने अपने पति के साथ एक समझौते वाली जिंदगी जीने का फैसला किया, लेकिन उसके दिल में चंदर की यादें हमेशा ताज़ा रहीं। चंदर ने अपनी जिंदगी को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपनी अधूरी मोहब्बत को अपनी ताकत बनाया और समाज के लिए काम करते हुए अपनी जिंदगी के असली मकसद को पाया। सुधा और चंदर की कहानी यह सिखाती है कि हर मोहब्बत का अंत एक मिलन में नहीं होता। कभी कभी मोहब्बत का असली मतलब एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना होता है। उनकी कहानी अधूरी होकर भी पूरी है, क्योंकि उन्होंने अपनी मोहब्बत को अपने जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बना लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, गुनाहों का देवता, सच्चे प्रेम, त्याग और मानव जीवन की जटिलताओं पर आधारित एक गहरी कहानी है। यह हमें सिखाती है कि हर प्रेम कहानी का अंत साथ रहने में नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार अपने प्रियजन की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखने में होता है। चंदर और सुधा की कहानी यह दिखाती है कि जीवन में हालात और सामाजिक बंधन कई बार हमारे फैसलों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनसे लड़ने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार कर अपने जीवन को नई दिशा देनी चाहिए। यह कहानी यह भी सिखाती है कि अधूरी मोहब्बत भी खूबसूरत हो सकती है अगर हम उसे अपनी ताकत और प्रेरणा बना लें। सच्चा सुख अपने दर्द को सहते हुए दूसरों की भलाई के लिए जीने में है, और हर रिश्ते में त्याग और समझ सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है कि यह दास्तान आपके दिल को छू गई होगी और आपको जीवन के कुछ अनमोल सबक दे गई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनो दास्तान पर हम ऐसी ही और कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहिए सुनो दास्तान। धन्यवाद।